हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है GIS की क्लास 10th हिंदी मीडियम मैथ क्लास में। तो अपनी एक्सरसाइज दूसरी थी, कंप्लीट हो चुकी है। अपनी जो दूसरी प्रश्नावली थी बहुपद, क्या हो गया है, हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम तीसरी प्रश्नावली की जगह सीधी कौन सी प्रश्नावली पढ़ेंगे, चौथी। क्योंकि जो तीसरी प्रश्नावली है वो ग्राफ की वाली प्रश्नावली है ना, तो ग्राफ आपके पास होंगे भी नहीं। और ये जो चौथी प्रश्नावली है ना, ये तीसरी से ही क्या है, संबंधित है। क्या नाम है, द्विघातीय समीकरण, जो कि हम दूसरी प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। भाई एक घातीय रेखीय समीकरण, दो घातीय समीकरण, तीन घातीय समीकरण, यही तो पढ़ा था हमने दूसरी प्रश्नावली में। और जो पिछले साल का सिलेबस था ना RBSC का, उसमें ये दूसरी और ये चौथी प्रश्नावली एक ही हुआ करती थी पहले, वो बड़ी प्रश्नावली थी। ठीक है, अब इनको क्या कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको एक साथ पढ़ाएंगे, ना कि अलग अलग। अगर मैं बीच में तीसरी शुरू कर देता तो फिर दोबारा ये चौथी होती, तो भूल जाते जब तक, है ना। क्योंकि इतना ही तुम याद रखने वाले हो, तो हम क्या करेंगे, दूसरी और चौथी एक साथ पढ़ेंगे, जिसका नाम है द्विघातीय समीकरण। तो इस द्विघातीय समीकरण से मिल तो आप चुके हो पहले ही, दूसरी प्रश्नावली में मिले थे, नहीं मिले थे, मिले थे ना, याद है। क्या होता है द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप। द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस में c बराबर 0। अब इसमें इतना ध्यान रखना है केवल कि जो a का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और a b c क्या है, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं। क्या हैं, वास्तविक संख्या हैं, रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं। आई बात समझ में। तो द्विघातीय समीकरण का मानक रूप ये है, क्या है, मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और b और c और a तीनों क्या हैं, ये अपने पास वास्तविक संख्या है, नंबर है। बस एक चीज़ क्या याद रखनी है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ax² प्लस c बराबर 0 के रूप में होगा तो भी द्विघातीय समीकरण होगा, ax² प्लस bx बराबर 0 के रूप में होगा तो भी क्या होगा, वो एक द्विघातीय समीकरण होगा। आई बात समझ में। दूसरी प्रश्नावली में बता चुका हूँ मैं ये सब कुछ। जिन्होंने दूसरी प्रश्नावली नहीं पढ़ी है, पहले जाके दूसरी पढ़ो, पहली पढ़ो, फिर तीसरी पे पहुँचना, सीधा जंप लगा के तीसरी पे मत आना, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं हमें इस प्रश्नावली में करना क्या है। तो द्विघातीय प्रश्न ये जो है, अब हमें क्या होगा, एक सिचुएशन दी हुई होगी, ठीक है, उसे हमें गणितीय रूप में द्विघातीय समीकरण के रूप में लिखना है। जैसे इसमें पहला उदाहरण जो है वो है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करो। स्थिति दी होंगी, क्या होंगी, स्थिति, ठीक है, कि ये इतने की चीज़ है, ये इतने की चीज़ है, इनका गुना ये है, इसमें से माइनस करने पर ये होगा। हमें उसे गणितीय रूप में क्या लिखना है, व्यक्त करना। तो जैसा जैसे सवाल में दिया गया है बस वैसे वैसे करता जाना है, अपने आप ही होता चला जाएगा। बस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो उदाहरण है जो पहला, ये याद रख लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है, एक व्यापक रूप है, मानक रूप है द्विघातीय समीकरण का, जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और a b c क्या है, वास्तविक संख्या है। उदाहरण पहला, जिसमें हमें क्या करना है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ स्थितियां दी गई हैं जिन्हें हमें किस में करना है, गणितीय रूप में व्यक्त करना है।
तो देखो पहली स्थिति क्या है, ठीक है। अब देखो मैं ये थोड़े प्रश्न बड़े हैं, अब मैं इनको सबको लिखूंगा ना तो बोर्ड भर जाएगा, फिर हल करने के लिए जगह ही नहीं रहेगी। तो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, समझना। उसने कहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने हैं? 45 कंचे हैं। कितने हैं? 45 कंचे जॉन और जानवी के पास। क्या नाम है? जॉन और जीवंती। क्या नाम है? जीवंती के पास कुल कितने हैं? 45 कंचे हैं। क्या हैं? 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती के पास कुल कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। तो दोनों 5-5 खो देते हैं। दोनों ने क्या कर दिए? 5-5 साहब खो दिए। उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है, गुना जो है कितना है? 124 है। अब भाई देखो, खो तो उन्होंने दिए 5-5 45 में, तो कुल बचे 35। अब 35 उन्होंने इस तरीके से बांट रखे हैं कि उनका गुणनफल कितना है? 124 है। तो हमें वो कंचों की संख्या से मतलब नहीं है, कंचे नहीं निकालने हमें तो इसे गणितीय रूप में लिखना है केवल, ठीक है। तो उनका गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो हमें पहले से इसे गणितीय रूप में लिखना है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। दोनों के पास थे 45, कुल कितने हैं? 45। अगर जॉन उनमें से कितने ले लेता है? 20 ले लेता है जॉन। कौन ले लेता है? जॉन। तो मुझे बताओ जीवंती के पास कितने बचेंगे? कैसे पता लगाएंगे हम? 45 में से ही तो माइनस करेंगे 20, कितने बच जाएंगे? 25 बच जाएंगे, ठीक है। अगर जॉन ले लेता है 25, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस 25, 20। यानी जितने भी जॉन ले रहा है 45 में से उतने ही माइनस कर दो, वो किसके पास आ जाएंगे? जीवंती के पास आ जाएंगे। तो हमें पता नहीं है जॉन कितना ले रहा है, ये तो मैंने बस समझाने के लिए 20, 25, 30, 35 ले सकते हैं हम। तो अब अपने पास पता नहीं है एग्जैक्टली के कितने ले रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि जॉन के पास कितने कंचे हैं? x कंचे हैं। कितने हैं? x। तो मैं ये मिटा देता हूँ और लिखता हूँ, माना जॉन के पास कितने कंचे हैं? x। कितने हैं? x। माना कि जॉन के कंचों की संख्या x थी। माना जॉन के कंचों की संख्या x है, ठीक है। तो जीवंती के कंचों की संख्या क्या होगी? तो जीवंती के कंचों की संख्या, अभी बताया था ना मैंने, जितने जॉन ले रहा है उतने 45 में से माइनस कर दो। किस में से माइनस कर दो? 45 में से उतने माइनस कर दो। कुल 45 ही तो थे। जब जॉन ने x ले लिए तो जीवंती के पास कितने रह गए? 45 माइनस x। अब उनने 5-5 तो खो दिए दोनों ने। भाई जॉन ने भी 5 खो दिए और जीवंती ने 5 खो दिए, तो दोनों में से हमें 5-5 और कम करने होंगे। करने हैं कि नहीं करने? उसने कहा गया है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए हैं, तो दोनों के 5-5 और कम कर दो, ठीक है। तो जॉन के कंचे क्या करने के बाद? 5 खोने के बाद 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के कंचे कितने रह जाएंगे? x माइनस 5 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? x माइनस 5, क्योंकि पहले x थे, 5 वाने खो दिए, 5 खो दिए तो x में से 5 माइनस कर देंगे। क्या दिक्कत आ रही है? आ रही है का? ना आ रही। अब ऐसे ही कौन ने भी खो दिया? जीवंती ने भी खो दिया भैया। तो 5 जीवंती के खोने के बाद कंचे
कितने बचेंगे भाई, पहले कितने थे 45 माइनस एक्स थे, जीवंती के पास 5 और खो दिए तो 5 अन्य और माइनस कर देंगे। अब देखो इसको हम हल कर सकते हैं ना, ये तो है 45, ये है -5, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स लिख सकते हैं। 45 में तो 5 गए तो 40 बचेंगे, 40 माइनस एक्स लिख दिए। ठीक है, अब उसने एक चीज़ और कही है कि अब जो कंचे हैं ना उन दोनों का गुणनफल कितना है 124 रुपये, 124 कंचे है, कितना है मतलब 124 आ रहा है दोनों का गुना करने पर, यानी कि इसका और इसका गुणनफल कितना है 124 है, उसने कहा गया है क्लियर क्लियर। ठीक है, तो लिख देंगे अतः उनका गुणनफल क्या है x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स बराबर 124। अब इनका आपस में गुना करना है और एक द्विघातीय समीकरण बनाना है, बस और कुछ नहीं करना। x का गुना 40 से किया 40x, x का गुना x से तो माइनस के एक्स स्क्वायर, इनका गुना करेंगे तो 40 पंजे 200 माइनस के और ये हो जाएगा प्लस के 5x बराबर 124। आई बात समझ में। x को सबसे पहले x की पावर वाली संख्या को पहले लिखा माइनस एक्स स्क्वायर, 40 और 5 कितने हो गए 45x, ये है 120। इसको भी मैं इधर ले लेता हूँ, ये प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस बराबर में 0। इन दोनों को जोड़ दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये हो जाएंगे, यहाँ आएगा 200, 120 नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, कितना आएगा 200 भाई, 5 चौके 20 तो ये 200 हो गया ना, तो ये हो जाएगा माइनस के 324 बराबर 0। अब देखो मैंने कहा था ये जो पहली संख्या है ना ये धनात्मक होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए धनात्मक, तो मुझे सब में माइनस से गुना करना है ताकि ये प्लस का हो जाए, एक्स स्क्वायर ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा 45। तो ये अपना सवाल हो चुका है हल। क्या निम्न स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करो, और द्विघातीय के रूप में व्यक्त करना है, तो ये द्विघातीय समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो अगर हमें क्या निकालना होता, अगर हमें क्या निकालना होता कंचों की संख्या भी निकालनी होती। वैसे देखो अभी इसने बताया नहीं है कि हमें आगे क्या करना है, अगर आगे हमें करना भी होता तो हम क्या करते, इनके गुणनखंड करते, जैसे दूसरी प्रश्नावली में पढ़े थे ना अपन ने, ध्यान है ना, बीच वाली संख्या को दो भागों में विभक्त करते कि गुना इन दोनों के बराबर होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर इसके बराबर आना चाहिए, तो उससे करते तो अपने पास जॉन और जानवी के पास कितने कितने कंचे बच्चे उनकी भी संख्या आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें वो अभी करना नहीं है, आगे आएगा तो हम सीख लेंगे। तो पहला तो ये हो चुका है कंप्लीट उदाहरण, पहले का पहला। अब करेंगे दूसरा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें भाई, जॉन के मान लिए x तो जीवंती के कितने आ जाएंगे 45 माइनस एक्स, क्योंकि कुल कितने थे 45। अब 5 5 खो दिए साहब दोनों ने, तो x में थे 5 गए और 45 माइनस एक्स में थे 5 गए, तो ये बचे। अब दोनों का गुना 124 दिया गया है, तो दोनों का गुना ही किया है और हल करने पर अपने पास एक समीकरण बन गया। हल तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मिटा रहा हूँ। पहले का दूसरा देखो साहब, पहले का दूसरा क्या कह रहा है। पहले का जो दूसरा है उसने कहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित होते हैं। भाई एक कुटीर उद्योग है, ठीक है ना, उसमें कुछ खिलौने बनाने की एक छोटा सा फैक्ट्री है, यूँ समझ लो, ठीक है। तो उसने कहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होने के बराबर है। ठीक है, उसने क्या कहा है कि वो साहब एक दिन में खिलौने बनाता है, तो जाने कितने खिलौने बनाता है ये उसने नहीं कहा गया है, बस कुछ खिलौने बनाता है। अब उसने कहा गया है कि जो मूल्य है ना एक
जो एक उसका किसका खिलौने का मूल्य है ना, वो 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को माइनस करने के बराबर है। आई बात समझ में? तो हम मान लेते हैं कि वो एक दिन में कितने खिलौने बनाता है, x खिलौने बनाता है। तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 माइनस x हो जाएगा। होगा नहीं होगा? हो जाएगा। लास्ट में उसने कहा गया है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या क्या है, x मान लिया हमने। भाई मान ही रहे हैं तो x ही मानेंगे। ठीक है, ये क्या है, माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या है x। तो खिलौने की कीमत क्या होगी, उसने कहा 55 में से x माइनस कर देंगे तो एक खिलौने की कीमत आ जाएगी। तो एक खिलौने का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 55 माइनस x। क्या होगा, 55 माइनस x। आई बात समझ में? तो अब कुल खिलौने का कीमत क्या हो जाएगा, भाई कुल खिलौने x हैं, एक की कीमत ये है, तो कुल खिलौने की कीमत क्या हो जाएगी, x माइनस में ये कर देंगे। ठीक है, तो कुल खिलौनों की कीमत कुल खिलौनों की या खिलौनों का मूल्य बराबर x 55 माइनस x। ठीक है, अब उसने एक दिन में निर्मित कुल खिलौनों का मूल्य हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 750। तो इसके बराबर में 750 रख दो। x 55 माइनस x बराबर 750। हल कर लो, इसका गुना करो, 55x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। एक्स स्क्वायर को पहले लिखूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x स्क्वायर। इसको मैं इधर पश्चातांतरण करूंगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस में और बराबर आ जाएगा 0। अब ये माइनस है, प्लस करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 55x स्क्वायर माइनस में 750 बराबर 0। तो ये क्या आ चुका है, ये क्या आ चुका है, गणितीय रूप आ चुका है, गणितीय रूप। ठीक है, देखो इसने सवाल जो पूछे ना उनमें तो हमसे संख्या भी पूछी है, लेकिन अभी हमें निकालने की उन्हें ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे ना सिखाया जाएगा कि कैसे निकालेंगे। देखो बड़ी बड़ी संख्याएं कैसी हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं, इनका गुणनखंड जो है ना वो करना थोड़ा सा कठिन है, कई बार गुणनखंड होते भी नहीं, तो आगे सिखाया जाएगा कि बड़ी संख्याओं के गुणनखंड कैसे करते हैं। चाहो तो अपन कर भी सकते हैं इसका गुणनखंड, कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी है। देखो इसके ऐसे दो भागों में व्यक्त करना है कि गुना करने पर कितना आ जाए, 750 आ जाए। कितना आ जाए, 750। तो देखो 15 5 75 होता है नहीं होता, तो 50 गुना 15 कर देते हैं, 15 गुना 50 तो 15 5 75, 750 हो गया। और जोड़ने पर कितना हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पर तो ज़्यादा हो जाएगा, जोड़ने पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, बल्कि होना कितना चाहिए, 55 होना चाहिए। तो और संख्या देखो कि क्या होना चाहिए, 75 और कब कब आता है भाई, 75 किस किस के गुना करने पर आता है, 9 5 45 9 7 63 नहीं आता, 15 गुना 5 पे 75 आता है। उसके अलावा आएगा, अगर हम इसको देखो गुणनखंड करके देखते हैं 750 के, 750 में जाएगा सबसे पहले 2 का, तो 2 का जाएगा तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 375। 3 बचेगा 1, यहाँ आया
7 और 375। इसमें भाग जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब इसमें जाएगा 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 25 और फिर 5 से जाएगा 5 और फिर 5 से जाएगा 5। तो देखो ये हो जाएगा कितना, 5 25 और 25 75। 75 गुना 6 करने पर भी नहीं होगा, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 25। 30 गुना 25 तो ये हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा, 55। तो ये फैक्टर, ये गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गुणनखंड। चाहो तो हम इसको गुणनखंड करके मैं संख्या भी निकाल सकता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 30x प्लस के 25x और माइनस 750 बराबर 0। एक यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लिया x तो क्या बचा, x प्लस 30। यहाँ से कॉमन आएगा प्लस के 25 तो क्या बचेगा, x नहीं, ये माइनस है तो हमें ये प्लस था। देखो ये जो था माइनस था, ये प्लस था, तो ये माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए माइनस और ये होना चाहिए प्लस। देखो ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था, तो जब हम माइनस से गुना करेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो ये दोनों संख्याएं आएंगी माइनस की, ये संख्या भी माइनस की और ये संख्या भी माइनस की, और ये आएगी प्लस की। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 30 बचेगा। यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस 25, तब बचेगा x माइनस 30। तो एक तो x माइनस 30 आया और एक आया x माइनस 25। तो x का मान एक तो 30 है और एक क्या है, 25। x बराबर 30 और x बराबर 25। तो दो ही मान होंगे, या तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या होगी, 30 होगी, या उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या होगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, और एक बार देखते हैं, यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 30। देखो यहाँ से जब माइनस 25 कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का 30। तो x माइनस 25 और x माइनस 30, 30 और 25 आ गए। लेकिन ये हमने अभी करना नहीं है, केवल क्या करना है, उसको बदल के ही दिखाना है, यहीं तक करना है। ठीक है, ये जब माइनस से गुना करेंगे तो ध्यान रखना माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो ये हो चुका है अपना पहले का दूसरा उदाहरण। समझ में आया होगा। देखो दोबारा देखो एक बार, उसने कहा है कि एक खिलौने की कंपनी है, वो एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है। तो एक खिलौने की कीमत जो है ना, वो 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को माइनस करने पर आता है। तो एक दिन में हमने x मान लिया, तो एक दिन खिलौने की कीमत क्या होगी, 55 माइनस x। कुल खिलौने की कीमत क्या हो जाएगी, x गुना 55 माइनस x कर देंगे। उसने एक दिन की कीमत 750 दी गई है, इन दोनों का गुना 750 है। गुना किया, इसको हल किया और अपने पास द्विघातीय समीकरण आ गया। आया ना, सरल है, कोई दिक्कत की बात ना है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। उदाहरण नंबर दूसरा, देखो उदाहरण नंबर दूसरा भी सरल है। जांच कीजिए निम्न द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। देखो हमें अब कुछ समीकरण दिए गए हैं और ये बताना है कि वो द्विघातीय समीकरण है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, वो हल हुए नहीं हैं, हमें उन्हें हल करना है और लास्ट में देखेंगे कि वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है या नहीं है। आ रही है बात समझ में। तो अभी चेक कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे से। देखो पहला जो है वो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1
बराबर 2x माइनस 3, यही है ना। फिर से चेक कर लेते हैं, +1 2x माइनस 3। अब इसको हल करना है, लास्ट तक सॉल्व करना है और पता लगाना कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो यहाँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, सबको आता होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे जब आएगा 4x और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4। इसको ऐसे कैसे ही लिख दो, इनको ऐसे कैसे ही रहने दो। अब इन दोनों का इधर पश्चातांतरण कर दो बस। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 और 1 कितना हो गया 5, ये प्लस है, इधर आके माइनस, ये माइनस है, इधर आके प्लस, इधर क्या बचा 0। अब देखो कौन कौन से जुड़ रहे हैं उनको जोड़ दो, जो घट रहे हैं उनको घटा दो। 4x और 2x दोनों माइनस के, तो माइनस के 6x, 5 और 3 8 बराबर 0। तो मुझे बताओ ये द्विघातीय समीकरण है क्या नहीं है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी के रूप में, बिल्कुल सही कंडीशन है। तो ये हो जाएगा अपना हाँ, यह एक द्विघातीय समीकरण है। अब इसी में एक दूसरा है, देखो दूसरा है x प्लस में 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। अब इसको भी पहले जैसे हमने हल किया था ना पहला वाला, उसकी तरह ही क्या करना है, हल करना है और हल करके बताना है कि ये एक द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले गुना करेंगे, x का गुना x से किया x स्क्वायर, x का गुना 1 से किया x, ये बचा हुआ है 8 को 8 लिखने देते हैं बराबर। पहले इन दोनों का गुना करेंगे, तो देखो या तो गुना कर लो या सीधा सीधा सूत्र दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या गुना भी करोगे जब भी a की बात आएगा तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस में 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। अब इन दोनों को इधर भेज दो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो x से x जाएगा कट, दोनों धनात्मक हैं और बराबर हैं। अगर हम इधर लेते x को तो ये माइनस में होता, प्लस माइनस तब भी कट जाते, मैंने इधर ही काट दिया। यहाँ बचेगा x प्लस 8, इस 4 को मैं इधर ले लेता हूँ, प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 12 बराबर 0। अब मुझे बताओ ये द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है, क्योंकि a बराबर है किसके 0, a बराबर किसके आ गया 0 के आ गया, यानी x स्क्वायर इसमें है ही नहीं, है क्या नहीं है, यानी a की वैल्यू क्या है 0, तो नहीं है। क्या है द्विघातीय समीकरण, ये नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए यहाँ ax स्क्वायर का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें तीसरा है x 2x प्लस 3, x 2x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 1। गुना कर दो अंदर, सब एक जैसे ही हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर बच रहा है x स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को इधर पश्चातांतरण कर देते हैं, कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये आएगा माइनस का x स्क्वायर और ये आएगा माइनस का 1, उधर बच जाएगा 0। ये तो है 2x स्क्वायर प्लस का और ये है माइनस का, तो 1 बच जाएगा x स्क्वायर, यहाँ बच रहा है प्लस के 3x और यहाँ बच रहा है माइनस 1 बराबर 0। तो क्या ये द्विघातीय समीकरण है x स्क्वायर भी है, x भी है, सब कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या है, ये एक द्विघातीय समीकरण है। लास्ट सवाल है चौथा, ये है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x की घात 3 माइनस 4, यही है ना, यही है। तो देखो ऐसा मत कर देना कि यहाँ x की घात x की पावर 3 और यहाँ x की घात 3 देख के डायरेक्ट लिख दो कि नहीं होगा, क्योंकि द्विघातीय समीकरण में तो x की सबसे बड़ी पावर कितनी होती है 2 होती है ना भाई। द्विघातीय समीकरण में x का सबसे बड़ी जो घात है वो केवल 2 ही होती है, लेकिन यहाँ तो ये 3 आ रही है, यहाँ भी 3 आ रही है, तो ऐसा मत करना कि सीधा लिख दो नहीं है ये द्विघातीय समीकरण।
पहले हल करके चेक करना, क्या पता ये कट कट आ जाए। आ रही है ना समझ में? डायरेक्ट मत लिख देना कि सर x की घात 3 दिख रही है, नहीं है, ये दी घाती है समीकरण। हल करना ज़रूरी है। सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यू, सूत्र याद है? a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3b² a। ये है सूत्र a प्लस बी का होल क्यू का। तो यहाँ सूत्र लगाओ, यहाँ a का होल क्यू प्लस 2 का घात 3 यानी कि 8 प्लस अब आएगा 3 गुना a², 3 गुना a² यानी x का स्क्वायर और फिर b, तो b का गुना 3 से हो जाएगा तो 6x² आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6x²। देखो कैसे आएगा, 3x² गुना में 2 ये आएगा, तो 3 दूनी 6x² प्लस अब है 3b² a, तो 3 गुना b² यानी कि 2 है b का मान, तो ये 4 और x, तो ये हो जाएगा 12x। ठीक है, ये मिटा देता हूं। यहां बचेगा x की घात 3 और -4। अब देखो, या तो इस x की घात 3 को इधर ले लो, माइनस में आ जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएंगे, या इनको ऐसे ही काट दो, यहीं की यहीं से कट गया। x की सबसे बड़ी घात को पहले लिख लो, उसके बाद 12x को लिख लो प्लस 8। अब ये 4 उधर से इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा? 0। 8 और 4 12 बराबर 0। अब मुझे बताओ ये द्विघाती समीकरण है या नहीं है? है। a का मान धनात्मक भी है, 0 भी नहीं है और सब कुछ सही सलामत है, तो क्या है? हाँ, किसके रूप में है ये? ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। सब में यही लिखना है ना, जहाँ हाँ है वहाँ क्या लिखेंगे? इस रूप में है, और जहाँ नहीं है वहाँ वो इस रूप में नहीं है। बिल्कुल सरल सी प्रश्नावली है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी की तरह ही है। मतलब ऐसे तो अलग आएगा ही, बिल्कुल ऐसे तो नहीं आएगा, पर द्विघातीय समीकरण नहीं है। पहले ये एक ही हुआ करती थी, दूसरी और ये चौथी प्रश्नावली मिलके तीसरी थी, है ना, जो अपना पिछला RBSC का सिलेबस था। इस बार अभी NCERT आया है तो अलग अलग है, तो करना ट्राई। इसकी पहली जो है 4 पॉइंट टेक करने का, कितने सवाल कर सकते हो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट करके बताया करो। ठीक है, धन्यवाद।